नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण। अगर आपने अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, राहुल गांधी लड़ क्यों नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि हम कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से नहीं लड़ पा रहे हैं? या ये लड़ाई कहीं और है जो राहुल गांधी को लड़नी चाहिए और वो लड़ नहीं पा रहे हैं? सवाल ये भी उठ रहा है कि हम ये क्यों चाह रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ाई लड़े। हम ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मैदान में उतरकर लड़ाई लड़नी चाहिए, और लड़नी भी चाहिए तो किससे लड़नी चाहिए। ये तमाम सवाल उठकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जितना मजबूत प्रधानमंत्री किसी भी देश को जरूरी होता है, उतना ही मजबूत विपक्ष भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल राहुल गांधी के साथ बैठने वाले लोगों का है। ये सवाल उन राजनीतिक दलों के मुखियाओं का है जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार के नाम पर, राहुल गांधी के नेतृत्व पर और कांग्रेस की क्षमता पर भरोसा कर उसके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया, पूरा एक विपक्षी गठबंधन बनाया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन का गठन होने के बाद उसको अलग अलग नामों से संबोधित करना शुरू कर दिया, कभी घमंडिया गठबंधन, कभी इंडी अलायंस कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया, उससे ये तो लगने लगा था कि मोदी जी घबरा गए हैं, सरकार घबरा गई है, भाजपा घबरा गई है। पूरे देश में इस तरह का माहौल बन गया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव जीत नहीं सकते। उस बीच खबरें ये भी आ गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नाराज है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का बयान भी आ गया कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और तब सबको ये लगने लगा कि नहीं, भाजपा चुनाव हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। सब ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी जो है वो 215, 220, 225 पर आकर अटक जाएगी, और इसके साथ साथ ये भी मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस 120, 130 पर चली जाएगी। लेकिन दोनों चीजें हो नहीं पाई। बीजेपी 220, 225 की जगह 240 पर पहुंच गई। कांग्रेस जो 120, 25 या 130 पर आने की उम्मीद थी, वो 99 पर आकर अटक गई। और नतीजा ये रहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन गए। कहा यह भी गया कि राहुल गांधी ने अगर थोड़ी सी कोशिश की होती तो शायद नीतीश कुमार इंडी गठबंधन, या माफ कीजिएगा, इंडी गठबंधन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया नाम है, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते। लेकिन राहुल गांधी ने कोशिश नहीं की। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके फोन का वेट करते रहे। जब बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने गए तो नीतीश कुमार के लोगों ने बकायदा उनको कह दिया कि साहब आराम कर रहे हैं, इसलिए अभी मिल नहीं सकते। लोग ये बताते हैं, कहने वाले लोग ये बताते हैं कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के फोन का इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई भी ठोस ऑफर कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन का एक मोमेंटम बना रहा। तमाम विपक्षी दल के नेताओं को यह लगने लगा कि ठीक है, कांग्रेस के साथ चलते हैं, लंबी लड़ाई लड़ते हैं, आगे जाकर फायदा होगा। सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को यह लगने लगा कि उनके अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के इस बढ़ते प्रभाव का फायदा होगा। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तमाम जो क्षेत्रीय दलों के जो छत्रप है, उनके धैर्य को खत्म कर दिया। अब वो भी ये कहने लगे कि राहुल गांधी लड़ नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी लड़ नहीं सकते हैं, राहुल गांधी लड़ क्यों नहीं रहे हैं। और उसके बाद बयानों की एक श्रृंखला शुरू हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो सहयोगी दल बहुत ही नपे तुले अंदाज में अपने गुस्से, अपने नाराजगी को जाहिर कर रहे थे या पर्दे के पीछे से जाहिर कर रहे थे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनकी बौखलाहट को, उनके दर्द को, उनके गुस्से को सामने ला दिया। लेकिन यह गुस्सा राहुल गांधी से ज्यादा अपने प्रति भी था। अब उद्धव ठाकरे साहब इसलिए नाराज हैं
क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था। ऐसा कहने वाले लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी चाहकर भी नहीं करवा पाए। अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, इन तमाम लोगों के अपने अपने पक्ष हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान आता है कि कांग्रेस ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को निराश किया है। वो हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। कुछ दिनों बाद उनकी नेत्री ममता बनर्जी का बयान आ जाता है कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए तैयार है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव गाहे बगाहे कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते रहते हैं। अब तो उनके चाचा रामगोपाल यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता तो है नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता तो शायद वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मैं फिर टीएमसी की तरफ आ रहा हूं कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़कर ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंप देना चाहिए। अगले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होना है और जिस तरह से पिछली बार विधानसभा चुनाव के हार के बाद जब लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी यादव ने प्रचार अभियान की पूरी कमान और विपक्षी गठबंधन की पूरी कमान संभाल रखी थी। सरकार बनाने से चूक गए थे, वो सरकार बनाते बनाते रह गए थे। आरजेडी की तरफ से बयान आया था कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें हमने दे दी, कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई तो कांग्रेस से हार गए। और यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि जब हम बात करते हैं कि राहुल गांधी लड़ क्यों नहीं पाते हैं, तो इन तमाम सहयोगी दलों की एक चिंता कांग्रेस के वो नेता भी है जो बकौल उनके, खुलकर तो नहीं कह रहे, इशारों इशारों में कई बार अखिलेश यादव कह चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ये विपक्षी नेता लगातार हम लोगों से कहते रहते हैं, कई लोगों से कहते रहते हैं कि यार जो इनके आसपास के जो नेता है जो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, कांग्रेस अभी भी 52, 57, 62, 67 के दौर पे जी रही है और वो इस तरह के फैसले करवाती रहती है जिससे कांग्रेस को भी नुकसान होता है, विपक्षी गठबंधन को भी नुकसान होता है, फायदा भाजपा को होता है। पता नहीं वो राहुल गांधी के हितैषी है, कांग्रेस के हितैषी है, विपक्षी गठबंधन के हितैषी है या नरेंद्र मोदी के हितैषी है, भाजपा के हितैषी है। और पूरी एक लंबी श्रृंखला वो हमारे सामने रख देते हैं। क्यों रखते हैं? अब ये देखिए कि जो राहुल गांधी अड़ जाते हैं कि नहीं, गांधी परिवार से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान नहीं संभालेगा, उनके इस्तीफा देने के बाद कुछ समय सोनिया गांधी संभालती हैं। सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम लोग राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। राहुल गांधी कहते नहीं बनूंगा। फिर कोशिश की जाती है कि ठीक है सोनिया जी को रहने दीजिए, वो कहते नहीं गांधी परिवार से इतर चाहिए। फिर कोशिश की जाती है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी अड़ जाते हैं कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता है और दलित परिवार से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता गांधी परिवार के आशीर्वाद से चुनाव जीतकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। वहां राहुल गांधी जीत जाते हैं। लेकिन जहां राहुल गांधी को कांग्रेस संगठन से जुड़े कामकाज के फैसले लेने पड़ते हैं, वहां राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश का जमाना, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव हरवाया, ऐसा लोग कहते हैं भीतरघात करके, और उसके बाद उनकी हालत ये कर दी कि कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा। राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता जिनकी बिना फोन किए, बिना अपॉइंटमेंट वो सीधे राहुल गांधी के घर में घुस सकते थे, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा में जाना पड़ता है और आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। राहुल गांधी ने एक जमाने में अपने एक और करीबी युवा नेता सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा। कहा कि पायलट जाओ राजस्थान में भाजपा की सरकार को उखाड़ कर आओ, वसुंधरा सरकार को हरा कर आओ। पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनकर दिल्ली की राजनीति से जयपुर चले गए, पूरे राजस्थान में कांग्रेस का संगठन खड़ा किया, गांव गांव गए, विधानसभा स्तर, बूथ स्तर, मंडल स्तर तक गए और वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार को विधानसभा चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो राहुल गांधी अपनी चला नहीं पाए। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं का जो गिरोह था, उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपने देखा, आपने राजस्थान का एग्जाम्पल देखा,
छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय ये कहा गया, ये राहुल गांधी की तरफ से जो टीएस सिंहदेव साहब है उनको ये वादा किया गया कि 2.5 साल भूपेश बघेल को रहने दो, उसके बाद 2.5 साल हम आपको सीएम बना देंगे। भूपेश बघेल ऐसी कुंडली मारकर बैठ गए और कांग्रेस के बड़े नेताओं का ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन तैयार करा लिया कि राहुल गांधी चाहकर भी टीएस सिंहदेव के साथ किया गया अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान में ही जब विधानसभा चुनाव हुआ कुछ समय पहले, तो कई सिटिंग विधायकों का टिकट राहुल गांधी काटना चाहते थे, सर्वे रिपोर्ट जिनके खिलाफ आई थी, लेकिन चाहने के बावजूद कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें वो अशोक गहलोत के उम्मीदवारों का टिकट नहीं काट पाए। अशोक गहलोत अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवा गए और वो सारे, उसमें से ज्यादातर जिन उम्मीदवारों का टिकट ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी काटना चाहते थे, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव आया तो उस समय भी यही कहा गया कि राहुल गांधी की इच्छा नहीं थी कि सिर्फ एक ही आदमी पर सब कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन हुड्डा साहब ने टिकट बंटवारे से लेकर कांग्रेस में किस नेता की कितनी रैली होनी है, इन तमाम चीजों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। तो जहां भी बाकी दूसरे दलों की तो छोड़ दी जाए, कांग्रेस के अंदर भी जितने क्षेत्रीय छत्रप है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इन क्षेत्रीय छत्रपों से अपनी बात मनवा नहीं पाते हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी से तो तब लड़ेंगे जब अपनी ही पार्टी के अंदर वो लड़ेंगे। और अब तो एक नई चीज निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बना दिया गया, राष्ट्रीय संगठन महासचिव की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल साहब को दी गई है। अब देखिए वेणुगोपाल साहब का जिम्मेदारी क्या है कि उनको कांग्रेस का संगठन खड़ा करना है, कांग्रेस के पूरे राज्य में संगठन मजबूत हो, प्रदेश अध्यक्ष सही से काम करे, जहां कांग्रेस विपक्ष में है सीएलपी सही से काम करे, इन तमाम चीजों की देखभाल करनी है। संगठन महासचिव का कामकाज होता है कि पार्टी मुख्यालय में बैठिए, तमाम प्रदेशों से आने वाले नेताओं से मेल मुलाकात कीजिए, बातचीत कीजिए, रणनीति तैयार कीजिए, संगठन बनाने के लिए एडवाइस कीजिए अपने आला कमान को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अपने आला नेतृत्व को, और उसके आधार पर फिर संगठन की नियुक्ति होती है। आज देश के कई बड़े राज्यों में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सीएलपी लीडर नहीं है, आगे क्या करना है राज्यों में अलग अलग प्रदेश इकाइयों को उनका समझ नहीं आता, उनको कभी पूरी इकाई बंद कर दी जाती है, कहीं से जो प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए गए उनको दूसरा रखा नहीं गया, सीएलपी का चुनाव कई राज्यों में नहीं हो पाया। ये वेणुगोपाल साहब नहीं देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो राहुल गांधी से पूरी तरह से चिपके हुए हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने राहुल गांधी को छोड़ा तो कोई और बीच में घुस जाएगा, वो गांधी परिवार का करीबी हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। सवाल यह है कि तमाम चीजें राहुल गांधी को भी नजर आ रही होगी, जो चीजें अखिलेश यादव महसूस कर रहे हैं या जो चीजें सदन के अंदर रहकर तृणमूल कांग्रेस के नेता हो, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उनके नेता महसूस कर रहे हो, जो चीजें सदन में रहकर प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सूले, ये तमाम लोग महसूस कर रहे हैं, जो चीजें सदन में ना होने के बावजूद लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेता पटना में बैठे हुए महसूस कर रहे हैं, वो चीज राहुल गांधी महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, इस पर यकीन नहीं होता। और राहुल गांधी कई बार करते भी है, पार्टी के अंदर वो अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, जो वर्किंग कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसमें अपनी बात करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि बैठक में उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात मानी जाए। लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है तो तमाम वरिष्ठ नेता मिलकर कुछ इस तरह का माहौल बना देते हैं कि राहुल गांधी अपनी चला नहीं पाते। आला नेतृत्व होने के बावजूद, उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कांग्रेस के अंदर, इसके बावजूद भी वो अपनी चला नहीं पाते हैं। इस स्थिति ने विपक्षी दलों को बहुत परेशान कर दिया है। क्यों परेशान कर दिया है, आप एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस देश की इतनी पुरानी पार्टी, गांधी परिवार पर निर्भर है, और एक बड़े कांग्रेस के एक बड़े नेता कहा करते थे शुरुआती दौर में, मुझे याद है जब मैं 2005, 6, 7 में शायद 2-3 साल उनसे मेल मुलाकात होती रहती थी, तो ये कहा जाता था कि ऊपर टेंट है, छत है, लेकिन गांधी परिवार वो खंबा है, वो बांस है जिस पर वो खड़ा होगा। यानी गांधी परिवार अगर ना हो तो फिर कांग्रेस के खड़ा होने की उम्मीद है भी नहीं। तो ये तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप है, जो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के सहयोगी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चाहे 1 चुनाव हारे या 100 चुनाव हारे, कांग्रेस के चाहे 99 लोकसभा सांसद हो या 40 लोकसभा सांसद हो, ना तो कांग्रेस पर कोई बहुत फर्क पड़ने जा रहा है और ना ही गांधी परिवार पर और राहुल गांधी के नेतृत्व पर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी और कांग्रेस टूट जाएगी, उस तरह के हालात अभी है नहीं, और ना ही ये कांग्रेस के अस्तित्व या वजूद के लिए संकट है। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं।
अब आप अखिलेश यादव की दुविधा समझिए। 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, उससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव हार चुके थे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे और 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, भाजपा को एक तरह से पटखनी देने के बावजूद उनके सांसद विपक्ष में बैठे हुए हैं। और अब तो राहुल गांधी का साथ देने वाले अखिलेश यादव को विपक्ष की कौन सी सीट पे बैठना है, इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और उनको पता है कि अब अगर 2027 में वो तीसरा चुनाव अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा का हार जाते हैं तो पार्टी के अस्तित्व और वजूद पर सवाल खड़ा हो जाएगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की विडंबना देखिए, दोनों की पार्टी टूट गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर जो एकनाथ शिंदे गए वो ज्यादा विधायक जिताकर लेकर आ गए। शरद पवार की पार्टी को तोड़कर अजीत पवार जो भाजपा के साथ गए वो ज्यादा विधायक जिता के लेके आ गए। और हालत ये है कि अपने अपने पार्टी के राजनीतिक इतिहास में उद्धव ठाकरे और शरद पवार आज सबसे बुरे दौर में हैं। और एक और अगर इस तरह की हार उनकी हुई तो फिर पार्टी का वजूद बचेगा या नहीं बचेगा, ये हमें, आपको और उनको सबको समझ आ रहा है। यही दुविधा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक गणित है, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का पूरी तरह से एक समर्पित वोट बैंक बना लिया है, लेफ्ट पार्टियों से उनको कोई खतरा है नहीं। बीजेपी जो है वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं पा रही है अभी पश्चिम बंगाल में कई वजहों से। लेकिन अगर केंद्र में भी ऐसी सरकार लगातार चुनकर आती रहेगी जो ममता बनर्जी की सरकार को सहयोग न दे, फंड न दे, बजट न दे, तो फिर धीरे धीरे उनके लिए भी दुविधा की स्थिति हो जाएगी। और ममता बनर्जी ये बात बखूबी जानती है कि पश्चिम बंगाल अगर हाथ से चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। यही दुविधा कहीं ना कहीं कांग्रेस के अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों की है और इसलिए अब वो आवाज उठाने लगे कि राहुल गांधी आप लड़िए, नरेंद्र मोदी से लड़ने से पहले, भाजपा से लड़ने से पहले अपने उन नेताओं से लड़िए जो समझ नहीं आता कि आपके लिए काम कर रहे हैं कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो फिर आप साइड होइए, आप इंडिया गठबंधन की कमान हम में से किसी को सौंपिए, हम लड़कर दिखाते हैं। और यही वो वजह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विपक्ष की मजबूती के लिए राहुल गांधी को आज या कल इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे कि मैं अपने आप को फ्रंट पर लड़कर चुनाव लड़ूं, मैं अपने आप को नेतृत्वकारी भूमिका में रखकर चुनाव लड़ूं, या मैं कांग्रेस के किसी अन्य नेता को नेतृत्वकारी भूमिका में लड़कर रखकर इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़वाऊं, या इंडिया गठबंधन में से किसी राजनीतिक दल के नेता को कहूं या तमाम राजनीतिक इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को बुलाऊं कि ठीक है आप नेता चुन लीजिए, कांग्रेस आपके साथ पूरी तरह से खड़े रहने को तैयार है। ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना जितना राहुल गांधी के लिए जरूरी है, जितना अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन के लिए जरूरी है, उतना ही इस सवाल का जवाब ढूंढना इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। जाते जाते एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो में दीजिए अब मुझे इजाज़त। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।